हाय स्टूडेंट, आज अपना टॉपिक है आयनिक रेडियस। इसके पहले हमने दो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ा हुआ है। एक पढ़ा था एटॉमिक रेडियस और उससे भी पहले पढ़ा था हमने प्रभावी नाभिकीय आवेश, जिसको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। ये हम तीसरा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, अर्थात जो आवर्त सारणी है उसका तीसरा एक गुण पढ़ रहे हैं। इस गुण जो कि आयनिक त्रिज्या के नाम से जाना जाता है। आयनिक जैसे नाम से पता चल रहा होगा कि ये किसी आयन का रेडियस होता है, अर्थात किसी आयन का त्रिज्या होता है। जैसे इसके पहले हमने परमाणु त्रिज्या में पढ़ा था कि किसी परमाणु का जो न्यूक्लियस रहता था उससे जो अंतिम ऑर्बिट रहता था अर्थात आउटर ऑर्बिट होता था, वहाँ तक की जो दूरी रहती थी उसको बोलते थे परमाणु त्रिज्या। उसी प्रकार जो हमारा आयन होता है उस आयन की त्रिज्या को बोलते हैं आयनिक त्रिज्या। लेकिन ये तो एक संक्षिप्त परिभाषा है, अब उसको डिटेल में पढ़ते हैं कि वास्तव में होता क्या है चीज़। देखिए, आयनिक त्रिज्या ये पाया जाता है आयनिक क्रिस्टल में। और आयनिक क्रिस्टल जैसे कि हम उदाहरण लेते हैं सोडियम क्लोराइड हो गया, या फिर मैं कोई ए भी ले लेता हूँ उदाहरण के रूप में। अब आयनिक क्रिस्टल में क्या होता है, एक धान में टूटता है दूसरा ऋण आयन में। अब ये हमारा मान लो ये सोडियम क्लोराइड ले लिया। अब इसमें ढेर सारे आयन होंगे, धन आयन वाला हमेशा साइज में छोटा रहेगा और ऋण आयन वाला हमेशा बड़ा रहेगा। अब ऐसे में क्रिस्टल बना दिया, ये प्लस वाला हो गया, ये हमारा माइनस वाला, ये प्लस वाला, ये माइनस वाला। अब ये वाला माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस। जो छोटे साइज हैं वो धन वाले हैं। अब इसमें से कोई एक को मैं निकाल देता हूँ यहाँ से। अब देखिए, ये हो गया धन आयन का और ये हो गया हमारा ऋण आयन का। तो ये जो हमारा धन आयन होता है, अर्थात ये धन आयन हो गया और ये हो गया ऋण आयन। तो इसका जो न्यूक्लियस है, इसका न्यूक्लियस और इसका न्यूक्लियस, अर्थात जो हमारा आयनिक क्रिस्टल होगा उस आयनिक क्रिस्टल में जो दोनों आयन होंगे उनके नाभिक अर्थात न्यूक्लियस के बीच की दूरी, अर्थात इस दूरी को, इसी दूरी को हम क्या बोल रहे हैं, इस दूरी को बोल रहे हैं हम लोग आयनिक त्रिज्या। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपने अच्छा से समझ लिया होगा। अब चूंकि ये धन आयन का हिस्सा है यहाँ तक, तो इस पॉइंट से यहाँ तक की त्रिज्या चूंकि धन आयन है, तो इस पॉइंट को मैं क्या बोलूँगा, धन आयन की त्रिज्या। अर्थात इस तरीके से देखिए, ये यदि हमारा धन आयन है तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी, तो ये वाला जो रहेगा इसको क्या बोलेंगे हम लोग, धन आयन, अर्थात केट आयन भी बोलते हैं इसको अंग्रेजी में, धन आयन की त्रिज्या अर्थात रेडियस। और उसी प्रकार यदि मैं ये ऋण वाले को लूँ तो ऋण वाला ऐसा होगा और ये हमारा पॉइंट और ये निगेटिव चार्ज वाला, और इसको मैं बोलूँगा ऋण आयन की त्रिज्या अर्थात एन आयन। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं एन आयन और इसको बोलते हैं केट आयन। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपने समझ लिया होगा। चूँकि हम जो आयनिक त्रिज्या है उसमें आयन की बात करेंगे और हमारे पास आयन होता है सिर्फ दो, एक होता है धन, दूसरा ऋण। तो एक धन आयन और दूसरा ऋण आयन, इनके बीच का जो ये दूरी है, नाभिक के बीच का दूरी, इसको बोल रहे हैं आयनिक त्रिज्या। अब यदि हम इनको अलग कर दें तो जो ऋण आयन के हिस्से में आएगा उसको ऋण आयन की त्रिज्या बोलेंगे इस तरीके से, और जो धन आयन के हिस्से में आएगा उसको बोलेंगे धन आयन की त्रिज्या। तो उम्मीद है ये यहाँ तक आपने चीज़ें अच्छे से समझ ली होंगी। वही चीज़ यहाँ डेफिनेशन में लिखा हूँ कि इनके बीच का दूरी क्या कहलाता है, आयनिक त्रिज्या कहलाता है। अब हमारे पास आयन दो टाइप से होते हैं, एक होता है धन आयन, दूसरा होता है ऋण आयन। धन आयन को धन आयनिक त्रिज्या या फिर केट आयनिक त्रिज्या बोलते हैं, या फिर सामान्य रूप से धन आयन की त्रिज्या बोलते हैं। इसमें क्या होता है, कोई भी परमाणु धन आयन कैसे बनेगा, जब जैसे मैं उदाहरण लिखता हूँ, जैसे मैं लिया सोडियम। अब इसमें से होगा क्या, इसमें से मैं एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को निकाल दूंगा तभी क्या बन जाएगा, धन आयन बन जाएगा। और कंडीशन ये है कि इसको होना चाहिए गैसीय अवस्था में। गैसीय अवस्था में होंगे तो क्या होगा, ये जो परमाणु है अर्थात जो सोडियम तत्व है उसके परमाणु दूर दूर में रहेंगे। दूर दूर में रहेंगे तो वहाँ से इलेक्ट्रॉनों को निकालना क्या होगा, आसान होगा। इसलिए हम इसमें एक शब्द लिख रहे हैं गैसीय परमाणु। तो कोई भी गैसीय परमाणु रहेगा उसमें से एक या एक से अधिक जब इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो वो बन जाता है धन आयन। अब इन दोनों की त्रिज्या की यदि मैं बात करूँ सोडियम और सोडियम प्लस की, तो यहाँ पे जो सोडियम प्लस है, सोडियम प्लस की जो त्रिज्या रहेगी हमेशा सोडियम से कम ही रहेगी। कहने का अर्थ है कि जब भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा किसी परमाणु से तो जो आयन बनेगा धन आयन, इलेक्ट्रॉन की कमी की वजह से ये सब धन आयन बनते हैं। तो धन आयन जब बनेगा तो हमेशा जो आयन बनेगा उसका आकार हमेशा छोटा होगा, किसके अपेक्षा, जो ओरिजिनल होते हैं उसके अपेक्षा। ओरिजिनल मतलब जिसमें कोई आयन का निशान नहीं लगा है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपने ये चीज़ें अच्छे से समझ लिए होंगे। अर्थात हम इसको ऐसा बोल सकते हैं कि मैं कोई यदि एटम लूँ जो भी किस फॉर्म में रहेगा, गैसियस फॉर्म में, और इसमें से मान लो कोई आयन निकाल देता हूँ, और तो इसकी यदि तुलना करूँ तो इस हिसाब से हमारा जो ये परमाणु होता है इसका आकार हमेशा क्या होता है, इस आयन से हमेशा होता है बड़ा। अर्थात मैं क्या बोल सकता हूँ, जो हमारा त्रिज्या रहेगा R प्लस मतलब धन आयन की त्रिज्या, वो हमारा इसके केस में इस तरीके से बनेगा। धन आयन की त्रिज्या मतलब ये परमाणु का त्रिज्या हमेशा अधिक होगा किससे, धन आयन से। अर्थात मैं बोल सकता हूँ धन आयन की त्रिज्या अर्थात आकार क्या होगा, बहुत छोटा होगा। इसमें अब कारण इसका क्या है, क्यों इसका आकार छोटा होगा, इस परमाणु के त्रिज्या से। ये परमाणु है और ये
इस परमाणु का आयन है, इसको धन आयन मैं बोल रहा हूँ। तो यहाँ तक आप चीज़ें समझ लें। अब कोई परमाणु धन आयन क्यों बनाएगा? धन आयन इसलिए बनाएंगे क्योंकि अधिकतर केस में क्या होता है, प्रत्येक परमाणु स्थायी होना चाहता है, अपना अंतिम कक्षा का जो लास्ट ऑर्बिट जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉन वो 8 रखना चाहता है। 8 अर्थात जो हमारे शून्य समूह के तत्व हैं उसके जैसे, जैसे नियान होता है, आर्गन होता है, क्रिप्टान या जिनान होता है, इस तरीके से। तो उसके समान इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है। जैसे नियान के केस में 2 8, इसके केस में 2 8 8, तो ये अंतिम में 8 इलेक्ट्रॉन। ऐसा स्थिति पाने के लिए क्या करते हैं, परमाणु इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं और वैसा बन जाते हैं। जैसे इस केस में इलेक्ट्रॉन एक छोड़ने के बाद यहाँ चूंकि क्या था, ये था 2 8 1, अब चूंकि एक छोड़ दिया तो क्या बन गया 2 8, तो ये स्थायी अवस्था बन गया इसका। तो इस वजह से ये आयन के फॉर्म में बदलते हैं। अब आयन के फॉर्म में बदलने के बाद इनका आकार छोटा क्यों होता है, इसका कारण समझते हैं। तो इसका कारण ये है कि कारण जब इलेक्ट्रॉन निकलता है, अर्थात जब इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है अर्थात निकलता है, तब क्या होता है, हमेशा जो जेड इफेक्टिव रहता है, जेड इफेक्टिव अर्थात किसको बोलते थे, जेड इफेक्टिव मतलब इसको हमने प्रभावी नाभिकीय आवेश पढ़ा था। प्रभावी नाभिकीय आवेश किसको बोल सकते हैं, इस तरीके से यदि हमारा परमाणु है तो ये जो नाभिक होता है, इस नाभिक का ताकत यहाँ के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने का, इसको बोलते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश, और इसी को नाभिकीय आवेश भी बोलते थे। ठीक है, तो ये नाभिकीय आवेश मतलब आकर्षित करना इसको, और यहाँ जो अंदर के इलेक्ट्रॉन रहते थे इनको क्या करते थे, प्रतिकर्षित करते थे, जिसको हम सिग्मा से दर्शाते थे, जिसके लिए स्लेटर का नियम हमने पढ़ा था पहला प्रॉपर्टीज में। तो ये जो आकर्षण रहता है, जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निकालने से इलेक्ट्रॉन के यहाँ कमी हो जाता है, तो ये चूंकि प्रोटॉन तो यहाँ हमेशा अधिक रहते हैं। ठीक है, जैसे इस केस में यदि मैं बनाऊँ तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन हमने निकाल दिया तो इलेक्ट्रॉन हो गया 10, लेकिन अंदर जो हमारा न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस में तो हमारे पास 11 प्रोटॉन है ना, और बाहर इसमें कितना हो गया, इनमें हो गया टोटल 10। तो इसकी ताकत सामान्य सी बात है 11 और इसकी ताकत है 10, तो अंदर वाला ताकतवर हो जाएगा, तो वो क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा। खींचने से आकार क्या होगा, हमेशा सिकुड़ेगा। किसका, ये आयन वाले का। तो उम्मीद करता हूँ आपको ज्ञात हो गया होगा कि हमेशा धन आयन में आकार क्या होने वाला है, छोटा होने वाला है। तो ये है, किसी गैसीय परमाणु से कि अधिक इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो धन आयन बनता है, उससे उसकी त्रिज्या कम होती है। कारण है जब इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है तब क्या होता है, जेड इफेक्टिव का मान बढ़ जाता है, अर्थात मैं बोल सकता हूँ जेड का मान भी बढ़ जाता है, जिससे जो हमारा रेडियस अर्थात त्रिज्या है वो क्या होगा, हमेशा कम होगा। ये इसका कारण है। तो इसको बोलते हैं, ये हम लोग परमाणु क्रमांक भी पढ़ते थे, और इसी को नाभिकीय आवेश भी बोलते हैं, अर्थात न्यूक्लियर चार्ज, अर्थात नाभिक का अपनी ओर खींचने की क्षमता, आकर्षित करने की क्षमता, किसको, अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को। इसके बारे में आपको पहला वीडियो बनाया गया है। पहला मतलब इसमें जो पहला प्रॉपर्टीज हमने पढ़ा था प्रभावी नाभिकीय आवेश, वहाँ पे डिटेल में चीज़ मिल जाएगा आपको। तो ये नाभिकीय आवेश क्या होता है, बढ़ जाता है, ये भी बढ़ जाता है, जिस कारण त्रिज्या का मान कम हो जाता है, अर्थात छोटा हो जाता है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इसके बाद कि किस तरीके से जो दूसरा इसका है धन आयन के बाद ऋण आयन की त्रिज्या, वो ऋण आयन की त्रिज्या किस तरीके से बढ़ जाती है। धन आयन के केस में तो त्रिज्या हमेशा क्या होती है, त्रिज्या हमेशा कम होती है, और उसके कारण ये दोनों हैं, ये और ये, जिस कारण ये त्रिज्या कम हो रही है। और जब ऋण आयन पढ़ेंगे तो उसमें त्रिज्या किस तरीके से बढ़ती है उसके बारे में, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे ऋण आयन की त्रिज्या। अब हम धन आयन की त्रिज्या के बाद पढ़ रहे हैं ऋण आयन की त्रिज्या, जिसको बोलते हैं एन आयनिक रेडियस। ये दूसरा हम प्रकार पढ़ रहे हैं, जो हमारा तीसरा प्रॉपर्टीज था उसमें। इसके पहले हमने देखा धन आयन वाले में कि वहाँ पे जो न्यूक्लियर चार्ज रहता है वो बढ़ जाता है इलेक्ट्रॉनों के निकलने के कारण, क्योंकि प्रोटॉन हमारे उतने ही रहते हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन का कमी होता है। तो प्रोटॉन वाले क्या करते हैं, बाहर के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचते हैं, जिससे साइज छोटा हो जाता है। कहने का अर्थ है कि जितना अधिक धन आयन होगा उतना ही आकार किसी परमाणु का छोटा होते जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ऋण आयन की त्रिज्या, जिसको एन आयनिक रेडियस बोलते हैं, एन आयनिक रेडियस अंग्रेजी में। इसको आर माइनस से भी दिखाया जा सकता है। आर करते हैं यहाँ पे रेडियस है, निगेटिव करते हैं ऋण आयन। जब किसी गैसीय परमाणु से, जैसे कि गैसीय का कारण बताया कि गैसीय जब परमाणु रहते हैं तो उसमें आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाले जा सकते हैं, या आसानी से इलेक्ट्रॉन उनके द्वारा ग्रहण किए जा सकते हैं, क्योंकि गैसीय अवस्था में जब कोई परमाणु रहता है तो फ्री अवस्था में रहता है, और उनके जो मतलब जो कोई भी तत्व रहते हैं उनके जो परमाणु होते हैं गैसीय अवस्था में दूर दूर रहते हैं, इस वजह से ये चीज़ें ली जाती हैं। तो इसमें जब कोई गैसीय अवस्था में एक से अधिक इलेक्ट्रॉन या एक ग्रहण करता है तो परमाणु क्या हो जाता है, वो ऋण आयन में बदल जाता है। अब सामान्य से एग्जाम्पल जैसे लेता हूँ मैं, ऋण आयन में बदल जाता है। जैसे मैं क्लोरीन लिया Cl, अब ये मान लो एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, तब किस में बदल जाएगा, Cl माइनस। ठीक है, अब इसमें क्या था, पहले इसका परमाणु क्रमांक 17 होता है, तो 2 8 और कितना था, 7 था। अब चूंकि एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया तो क्या बन गया, 2 8 और 8।
तो ग्रहण भी उसी वजह से करते हैं क्योंकि ये अक्रिय गैस या नोबल गैस वाला समूह जो शून्य समूह कहते हैं उसके जैसा अवस्था प्राप्त कर लेते हैं। अर्थात देखिए इसमें 8 2 10 7 17 हो गया और इसमें 8 2 10 8 18 18 अर्थात आर्गन की जैसा स्थिति जो कि शून्य समूह का तत्व है। इसके अंतिम में 8 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन भी इसी वजह से ग्रहण किया जाता है और इलेक्ट्रॉन इसी वजह से छोड़ा भी जाता है। अब ग्रहण करने के बाद ऋण आयन बदलते हैं अर्थात इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है, सामान्य सी बात है। अब देखिए ऋण आयन की त्रिज्या इसमें क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। किसकी अपेक्षा, जो हमारा परमाणु रहता है उसकी अपेक्षा। अब कहने का अर्थ है कि इसमें जो क्लोरीन है और ये Cl- है, तो जो Cl- है इसका साइज हमेशा क्या होगा, क्लोरीन से बड़ा होगा ऋण आयन के कारण। अब इसका कारण हम पढ़ते हैं क्यों ऐसा होता है। अब एक दूसरा उदाहरण लूँ, जैसे मान लो मैं कोई परमाणु लिया और इस परमाणु में इलेक्ट्रॉन को जोड़ दिया, तब ये बन गया A- के रूप में। तो यहाँ पे देखिए यदि मैं त्रिज्या की बात करूँ इनके ऋण आयन की त्रिज्या की, तो इन दोनों में कौन सा अधिक होगा, देखिए A- अधिक और ये वाला क्या हो जाएगा, उससे कम हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया ऋण आयन की त्रिज्या। अब इसके कारण पढ़ते हैं कि क्यों ऐसा होता है। अब ऋण आयन में ढेर सारे उदाहरण हैं कि क्यों ऐसा ऋण आयन की त्रिज्या कम होगी। जैसे मैं लिखता हूँ F- और ये F, तो F- का हमेशा अधिक होगा। इसी तरीके से O2- का O से अधिक होगा। मतलब जो भी निगेटिव चार्ज वाले रहेंगे उसके ओरिजिनल फॉर्म में जिस पे कोई आवेश नहीं है उनकी अपेक्षा हमेशा क्या होंगे, अधिक होंगे। मतलब जितने ज़्यादा उस पर आवेश ऋण के निशान लगते जाएंगे उतने ही अधिक वो क्या हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे। अब इसका कारण है सामान्य सा कि हमने इसके पहले प्रभावी नाभिकीय आवेश में पढ़ा था जेड इफेक्टिव इक्वल टू क्या पढ़ा था, जेड माइनस सिग्मा पढ़ा था, जो कि इसके पहले हमने वही चीज़ बताया। ये बताता है आकर्षण को, अर्थात ये क्या है, प्रभावी नाभिकीय आवेश है, न्यूक्लियर चार्ज जिसको बोलते हैं नाभिकीय आवेश। और ये क्या बताता है सिग्मा, ये बताता है प्रतिकर्षण अर्थात रिपल्सन। और किसके प्रतिकर्षण को, ये वास्तव में ऐसा रहता था। देखिए ये हमारा न्यूक्लियस है, तो एक बल होता है इस न्यूक्लियस के आकर्षण वाला जो कि ये जेड वाला है, इस अपनी ओर खींचने का, क्योंकि न्यूक्लियस अर्थात नाभिक में होते हैं प्रोटॉन, वो खींचता है, उसको हम जेड से दिखा रहे हैं। और ये जो सिग्मा है ये प्रतिकर्षण अर्थात यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं ये क्या करते हैं, यहाँ के इलेक्ट्रॉनों को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, दूर भगाते हैं, जिसकी वजह से इसका साइज तय होता है, जो कि पहले भी आपको बताया गया है क्या ये। तो इस केस में क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड होते हैं कंटिन्यू, तो इलेक्ट्रॉन ऐड होने के कारण जो ये सिग्मा है, ये सिग्मा का मान हमेशा बढ़ जाता है। सिग्मा का मान बढ़ जाता है अर्थात प्रतिकर्षण क्या होता है, बढ़ जाता है। प्रतिकर्षण बढ़ जाता है अर्थात इलेक्ट्रॉनों के बीच यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन हैं इनको प्रतिकर्षित ज़्यादा करते हैं जब इलेक्ट्रॉन आते जाते हैं, तो क्योंकि यहाँ के भी इलेक्ट्रॉन ऋण और यहाँ के भी ऋण और ऋण में क्या होगा, हमेशा प्रतिकर्षण अर्थात रिपल्सन होगा एक समान वाले में। तो वही स्थिति बनता है, सिग्मा बढ़ जाएगा जिससे प्रतिकर्षण बढ़ गया, प्रतिकर्षण बढ़ जाता है जिससे क्या होगा, हमारा रेडियस जो है वो बढ़ जाएगा। अब इसके फलस्वरूप क्या होगा, प्रतिकर्षण बढ़ गया, ये बढ़ गया, तो आकर्षण क्या हो जाएगा, आकर्षण कम हो जाएगा। इसका ठीक उल्टा, जैसे कि इसके पहले में आकर्षण बढ़ता था तो वहाँ हम बोल सकते थे कि प्रतिकर्षण उस केस में, धान वाले केस में क्या होता था, कम होता था। मतलब एक दूसरे से उल्टे, यहाँ पे प्रतिकर्षण बढ़ता है तो आकर्षण क्या होता है, कम होता है। तो उम्मीद है चीज़ें आपने अच्छे से समझ ली होंगी कि क्यों ऋण आयन वाले में आकार बड़ा हो जाता है और क्यों धन आयन वाले में आकार छोटा हो जाता है। तो अब हम इसके बाद पढ़ेंगे कि इसके ट्रेंड कौन कौन से हैं, जब लेफ्ट से राइट जाएंगे तो क्या होगा और किस तरीके से कैसे इसके क्वेश्चन कर पाएंगे। इसको नोट कर लीजिए पहले, फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब हम पीरियाडिक टेबल में जनरल ट्रेंड देख रहे हैं किसकी, आयनिक त्रिज्या के। ये आयनिक त्रिज्या का जो जनरल ट्रेंड है अर्थात पीरियाडिक टेबल में ये उसी तरह बदलता है जैसे कि हमारे एटॉमिक रेडियाई बदलता था, लेफ्ट से राइट अर्थात बाएं से दाएं ऐसे चलते थे। तो उसमें क्या होता था, जो एटॉमिक रेडियस था वो हमेशा घटता था और ऊपर से नीचे अर्थात जो ग्रुप है उसमें चलते थे तो बढ़ता था। सेम उसी प्रकार ये भी होगा कि लेफ्ट से राइट अर्थात बाएँ से दाएँ चलेंगे। इस तरीके से जो हमारा आवर्त सारणी होता है ऐसा बना रहता है। इसमें ये रफली बना रहा हूँ मैं इस तरीके से। तो इधर ये लेफ्ट वाला हिस्सा हो गया, राइट। ऐसे जब हम चलते जाएंगे किसमें, पीरियड्स में, आवर्त में, तो हमेशा इसका साइज़ क्या होगा, कम होते जाएगा। अब कम होने का कारण तो पहले ही पता है कि क्यों कम होगा, क्योंकि न्यूक्लियस का चार्ज अर्थात नाभिक का आवेश बढ़ते जाएगा, इस वजह से वो कम होगा। लेकिन अब इसमें एक एक्सेप्शन बनेगा कि यदि सम इलेक्ट्रॉनिक आयन या परमाणु हो तब हम लेफ्ट से राइट जब चलेंगे तो उसमें क्या होगा कि जो आकार रहता है, या फिर इसको ऐसा समझिए कि इस तरीके से यदि क्वेश्चन आता है तो ये ट्रेंड तो याद रखना ही है, लेफ्ट से राइट जाने पर हमेशा परमाणु त्रिज्या कम होगा। लेकिन सम इलेक्ट्रॉनिक मतलब जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो, ऐसे स्पीसीज को बोलते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक। लेकिन उनमें जो चार्ज होते हैं वो अलग अलग होते हैं। स्पीसीज हैं तो उसमें हम आकार या साइज कैसे तय करेंगे कि जिसका परमाणु क्रमांक कम होगा उसका क्या होगा, साइज अधिक होगा। ठीक, एक दूसरे से इनका संबंध है व्युत्क्रम, आकार बड़ा
अर्थात है परमाणु क्रमांक कम, आकार छोटा अर्थात परमाणु क्रमांक अधिक, अर्थात एटॉमिक नंबर अधिक होगा इस रिलेशनशिप से। अब देखिए यहाँ पे मैं लिखा नाइट्राइड N3 माइनस, ऑक्साइड O2 माइनस, F माइनस, Na प्लस, Mg प्लस 2Al3 प्लस। अब इसमें सबसे बड़ा साइज किसका है? नाइट्रोजन का। अब इसको सम इलेक्ट्रॉनिक क्यों लिखा हूँ? देखिए नाइट्रोजन परमाणु क्रमांक 7, इलेक्ट्रॉन भी 7 और 3 10 हो गया, इसमें इलेक्ट्रॉन 8 और 2 10, इसमें इलेक्ट्रॉन 9 और 1 10, इसमें इलेक्ट्रॉन कितना 11 लेकिन प्लस कर दिया तो 10 हो गया, इसमें इलेक्ट्रॉन 12 प्लस 2 कर दिया तो कितना हो गया 10, इसमें इलेक्ट्रॉन होता है 13 प्लस 3 या 3 प्लस कर दिया तो क्या हो गया 10, अर्थात सब में एक समान है। लेकिन परमाणु क्रमांक इसका क्या है? इसका परमाणु क्रमांक होता है 7, इस परमाणु क्रमांक 7, इसलिए इसका मतलब परमाणु क्रमांक इन सब में सबसे कम नाइट्रोजन का है, इसलिए नाइट्रोजन का साइज भी क्या होगा? सबसे बड़ा होगा। उसके बाद ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है इन सब में, तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक इनकी अपेक्षा थोड़ा सा कम है, फ्लोरीन और उनकी अपेक्षा, इसलिए इसका साइज इसके बाद बड़ा होगा। एक और कारण इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे बड़ा और छोटा तय करना है। आप सबसे पहले क्या करेंगे, इनके इलेक्ट्रॉनों को लिख लेंगे कि कितने इलेक्ट्रॉन है उसमें। इलेक्ट्रॉनों की संख्या यदि हमको प्रोटॉन की संख्या से अधिक मिलता है हमेशा, तो हमेशा साइज बड़ा ही होने वाला है, चाहे कुछ भी रहे। और यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमको प्रोटॉन की संख्या से कम मिलते हैं तो हमेशा साइज हमेशा क्या होगा? छोटा होने वाला है या डिक्रीज होने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया होगा क्या करना है। मतलब जैसे नाइट्रोजन लिखा मैं, नाइट्रोजन परमाणु क्रमांक कितना होता है 7, अब इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ 3 मिला के टोटल हो गए 10, तो यहाँ पे क्या हो गया 3 माइनस लिखा हूँ तो इसमें इलेक्ट्रॉन तो हो गए 10 लेकिन प्रोटॉन कितने हैं? प्रोटॉन है 7, इसलिए इसका साइज बड़ा है। क्यों? क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन इधर फिल होंगे तो ये अंदर वाले क्या करेंगे? इसको ज़्यादा रिपल्सन देंगे अर्थात प्रतिकर्षण करेंगे, जिस कारण उसका साइज क्या हो जाएगा? फैलेगा। अब इसी में सोडियम का केस लेता हूँ, सोडियम प्लस। अब इसका साइज क्यों छोटा है? इसका कारण देखिए, परमाणु क्रमांक 11 होता है तो प्रोटॉन हो जाएगा 11, अब 1 प्लस कर दिया तो इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 10। अब देखिए नाभिक में हमारा 11 प्रोटॉन रहेगा और इधर 10 इलेक्ट्रॉन रहेगा, ताकतवर कौन होगा? ये 11 की संख्या यहाँ, 10 की संख्या यहाँ, तो ये क्या करेगा? उसको खींच देगा, खींचने से क्या होगा? साइज छोटा हो जाएगा। तो इस ट्रिक के बजाय ऐसा भी ट्रिक अपना सकते हैं, ये सामान्य ट्रेंड है। और नाइट्रोजन के नीचे फास्फोरस आता है तो उसके लिए भी ऐसा ही लिख सकते हैं। लेकिन इसमें एक याद रखना, देखिए फ्लोरीन के बाद मैं नियान को नहीं लिखा हूँ। यदि मैं इस लाइन में नियान को भी लिखता जिसका परमाणु क्रमांक 10 होता है, जो कि शून्य समूह का सदस्य है, तो नियान का आकार सबसे बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि उसके लिए हम काउंट करते हैं वान डेर वाल त्रिज्या, जो कि मैं इसके पहले वाले वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूँ कि वान डेर वाल त्रिज्या उत्कृष्ट गैस या नोबेल गैस जिसको शून्य समूह बोलते हैं उनके लिए गिना जाता है। मतलब आर्गन या नियान को भी यहाँ ले लेंगे हम लोग इनके साथ, तो वो सबसे सामने आ जाएगा, क्योंकि उनके लिए वान डेर वाल त्रिज्या लेते हैं और बाकी के लिए हम सहसंयोजक त्रिज्या अर्थात कोवेलेंट रेडियस काउंट किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपने अच्छे से समझ ली होंगी। अब देखिए इससे संबंधित एक तो ये कॉन्सेप्ट था सम इलेक्ट्रॉनिक, अर्थात जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो उस टाइप के लिए हम कैसे डिसाइड करेंगे साइज, ठीक है। लेकिन इनमें सब में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है, लेकिन एक एक सिंगल को देखेंगे तो जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा और प्रोटॉन की संख्या कम रहेगी तो उसका साइज बड़ा हो जाएगा, और जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कम और प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा हो जाएगा तो उसका साइज हमेशा छोटा हो जाएगा। तो ये याद रखना है। अब देखिए लिथियम, बेरिलियम और बोरान +3, ये सब में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है। लिथियम परमाणु क्रमांक 3, 1 प्लस कर दिया तो इलेक्ट्रॉन 2 हो गए। परमाणु क्रमांक इसका कितना होता है 4, 2 प्लस कर दिया तो इलेक्ट्रॉन 2। बोरान परमाणु क्रमांक 5, इलेक्ट्रॉन भी 5 थे लेकिन +3 कर दिया तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 2। अब इसमें पूछा है कि किसका त्रिज्या सबसे कम होगा, तो एक तो हम इस तरीके से कर सकते हैं, परमाणु क्रमांक जिसका कम उसका आकार अधिक। अब देखिए इन तीनों परमाणु क्रमांक किसका कम है? लिथियम का 3, इसका 4, इसका 5, तो लिथियम का आकार क्या हो जाएगा सबसे बड़ा। उसके बाद बेरिलियम का आकार आएगा और सबसे छोटा किसका आ जाएगा? बोरान +3 का। चूंकि इसमें आयनिक त्रिज्या सबसे कम पूछा है तो ये बोरान +3 आएगा। ये तो पहला तरीका था। दूसरा तरीका कैसे करेंगे, हम देखिए लिथियम प्लस लिखा हूँ, इसमें प्रोटॉन हो जाएगा 3, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 2। अब बेरिलियम लिखा हूँ, बेरिलियम +2 में प्रोटॉन कितने, इसका जो परमाणु क्रमांक होता है 4 तो प्रोटॉन भी 4, अब इलेक्ट्रॉन +2 कर दिया तो कितना हो गया 4 इलेक्ट्रॉन थे अब 2 हो गया। अब उसके बाद देखिए बोरान +3, प्रोटॉन कितने, प्रोटॉन यहाँ पे है 5, अब इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इलेक्ट्रॉन पहले 5 थे लेकिन +3 कर दिया तो यहाँ पे आ गया 3। अब देखिए इसमें सबसे ज़्यादा प्रोटॉन किसके पास है, इसके पास 5 की संख्या में, और इलेक्ट्रॉन तो यहाँ भी 2 ही है, ठीक, गड़बड़ हो गया था वो। यहाँ 5 प्रोटॉन, यहाँ 4, यहाँ 3। अब देखिए 5 है तो इस 2 को ज़्यादा तेज़ी से खींचेगा, ये 4 है तो इसकी अपेक्षा वो कम खींचेगा, और ये 3 है तो इन 2 इलेक्ट्रॉनों को वो उनसे और भी धीरे खींचेगा। अर्थात सबसे बड़ा ये रहेगा, उसके बाद ये और उसके बाद ये। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपने समझ लिया होगा। प्रोटॉन अर्थात हम ऐसा लिखेंगे तो अंदर में 5 प्रोटॉन हो गया और बाहर में 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये ज़्यादा संख्या में इसलिए इसको खींच देगा, इसलिए साइज़ क्या हो जाएगा छोटा, अर्थात सबसे छोटा साइज इसका
उसके बाद बड़ा ये और सबसे बड़ा साइज ये। तो उम्मीद करता हूँ ये दोनों ट्रिक आपने सीख लिया होगा कैसे करना है। एक ये ट्रिक और दूसरा इस तरीके से प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन अधिक इलेक्ट्रॉन कम साइज छोटा हो जाएगा, प्रोटॉन कम इलेक्ट्रॉन अधिक साइज बड़ा हो जाएगा। अब ऐसा तुलना करने वाला आएगा तो सबको लिख लेंगे अलग अलग, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, तो जिसमें चूंकि इलेक्ट्रॉन का संख्या सम इलेक्ट्रॉनिक में तो सब बराबर हो जाएंगे। तो अब प्रोटॉन का संख्या देखना है आपको कि किसमें प्रोटॉन का संख्या ज़्यादा है, तो जिसमें प्रोटॉन का संख्या क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, वो क्या करेगा, वो अपनी ओर ज़्यादा खींचेगा, अर्थात जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे उनको तेज़ी से खींच देगा, जिसके कारण उसका साइज़ छोटा हो जाएगा। जैसे इनके केस में हुआ है, इनमें प्रोटॉन की संख्या इनकी अपेक्षा ज़्यादा है इसलिए इनके साइज़ छोटे हैं, इनमें प्रोटॉन की संख्या कम है इसलिए इनके साइज़ बड़े हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये दोनों ट्रिक आपने अच्छा से समझ लिया होगा। इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे का। अब हम ट्रेंड पढ़ रहे हैं वर्ग में, अर्थात ग्रुप में कैसे जो एटॉमिक रेडियस है वो बढ़ता है। देखिए एटॉमिक रेडियस ऊपर से नीचे जब आते हैं हम लोग किसी आवर्त सारणी में तो ये परमाणु त्रिज्या की तरह बढ़ने लगता है। इसका कारण है कि जो लगातार कक्षा रहता है अर्थात ऑर्बिट रहता है उसकी संख्या बढ़ती है, जिसको सेल भी कहते हैं, और जिससे क्या होता है त्रिज्या बढ़ता है। ऑर्बिट की संख्या बढ़ती है का अर्थ है कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इसका परमाणु क्रमांक 3, तो 2 और 1 लिखूंगा, 2 8 1 2 8 8 1। देखिए इसमें 3 ऑर्बिट हो गए, 1 2 3, इसमें 2 ऑर्बिट अर्थात 2 कक्षा, इसमें 4 कक्षा, इसलिए इस तरीके से ऊपर से नीचे आते हैं तो साइज बढ़ने लगता है। मतलब सामान्य ट्रेंड है, इसमें कुछ अंतर नहीं है। अब चूंकि हम आयन के लिए पढ़ रहे थे यहाँ पे आयनिक त्रिज्या, तो यदि हम लिथियम सभी के लिए एक एक आयन देखें तो इस तरीके से ऊपर से नीचे आएंगे तो सबसे बड़ा ये रहेगा। ऋण आयन वाले में लें यदि तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऋण आयन का मान जैसे जैसे बढ़ता जाएगा ये भी इनका साइज भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि इनका क्या है, इनमें कक्षा की संख्या भी बढ़ जा रही है इसलिए इनके साइज बड़े हो रहे हैं। इनका मुख्य रीजन ये है, इनकी कक्षा की संख्या बढ़ती है इस वजह से ये बड़े हो रहे हैं। तो वर्ग वाला समझ लिया होगा। अब देखिए इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। कुछ क्वेश्चन मैं इसमें हल करता हूँ, बाकी चीज़ें आप खुद से बना के देखें, प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस वाली चीज़ें आसानी से बनेंगी। अधिक त्रिज्या बताइए, मतलब सब में सबसे अधिक त्रिज्या किनकी है, अलग अलग सेट है ये, मतलब यहाँ आई जे तक इतने सारे क्वेश्चन हैं, ये 3-3 का सेट, 4-4 का सेट ऐसे बनाया हूँ। इनमें पूछ रहा हूँ सबसे अधिक त्रिज्या किसकी है। दूसरा है इसी में इनको बढ़ते क्रम में लिखे। अब बढ़ते क्रम में कैसे लिखेंगे, सबसे कम को पहले लिखेंगे मतलब शुरू में, उसके बाद उससे अधिक, उसके बाद उससे अधिक, जैसे गिनती करते हैं 1 2 3 4 इस तरीके से, तो बढ़ते क्रम में लिखना है। देखिए सबसे पहले इसमें हमने क्या पढ़ा है कि जिसमें जितना ज़्यादा धन है उसका आकार उतना ही छोटा हो जाएगा। तो सामान्य सी बात है इसमें। देखिए कोबाल्ट सामान्य रूप में है +2 +3, तो इसमें देखिए +3 लग गया अर्थात ये सबसे छोटा, और इसमें कोई निशान नहीं लगा इसलिए क्या होगा, ये सबसे बड़ा हो जाएगा। तो ए वाला जो है क्वेश्चन ये हमारा किस तरीके से बन जाएगा, सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, ये +3, और उसके बाद CO+2, और सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, ये कोबाल्ट हो जाएगा। एक चीज़ और याद रखना इनको बनाने से पहले, जो धान आयन का त्रिज्या रहता है, धान आयन की त्रिज्या होती है सबसे कम, उससे अधिक होता है उदासीन, और सबसे अधिक होता है ऋण आयन का त्रिज्या, ऋण आयन। अब इसको मैं दूसरे तरीके से सूत्र के रूप में लिखूं तो धान आयन की त्रिज्या R+, इसको लिख सकता हूँ R, और इसको लिख सकता हूँ R-। अब ढेर सारे इसके एग्जाम्पल है, जैसे मैं मान लो लिखूँ आयोडीन के लिए, तो आयोडीन प्लस, आयोडीन, आयोडीन माइनस, अर्थात इसका साइज बड़ा, ये उदासीन का उससे छोटा, और ये सबसे छोटा। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपने अच्छे से समझ ली होंगी। अर्थात जो हमारा एटम रहता है जो प्लस साइज का रहेगा वो एटम सबसे छोटा, उदासीन एटम उससे बड़ा, और ऋणात्मक वाला जो एन आयन है वो सबसे बड़ा हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, इससे ऐसे संबंधित क्वेश्चन आपको ढेर सारे मिलेंगे। तीनों निशान एक साथ वाले, ये इसको एन आयन बोलते हैं, ऋण आयन, इसको कैट आयन, और ये उदासीन। तो उदासीन बीच में रहेगा दोनों के साइज के, ऋण आयन हमेशा सबसे बड़ा, धन आयन सबसे छोटा होगा। ये किस केस में होगा, जब किसी एक ही तत्व के तीनों आयन बनाए जाए, जैसे इस केस में मैं आयोडीन के तीनों बनाए हो, ऋणात्मक और धनात्मक, तो इस केस में ये ऐसा क्रम बनेगा। और ऐसे सामान्य केस में भी ऋण आयन वाला हमेशा अधिक रहेगा, उदासीन बीच में, और धन आयन का साइज वैसे भी छोटा हो जाएगा। तो सामान्य केस में भी ये काम आएगा, तो ये याद रखें। इसमें तो हमने पता कर लिया इसका साइज सबसे बड़ा। अब इसके बाद देखते हैं ये दूसरा, देखिए सल्फाइड, आर्गन और पोटेशियम, बी को देख रहे हैं, सल्फाइड H2- आर्गन, और यह हो गया पोटेशियम। देखिए अब ये क्या है, K+ के रूप में है। इसमें प्रोटॉन होते हैं कितना, 16, इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, इलेक्ट्रॉन है 16 और 2 हो गया 18। इसमें प्रोटॉन होंगे, परमाणु क्रमांक जो है वही 18, और इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा 18। इसमें प्रोटॉन कितना होगा 19, और इलेक्ट्रॉन कितना होगा प्लस हो गया तो 18, मतलब परमाणु क्रमांक 19 इसलिए प्रोटॉन भी 19, और इलेक्ट्रॉन चूंकि एक प्लस हो गया इसलिए 18। अब देखिए इलेक्ट्रॉन 18, यहाँ भी 18, यहाँ भी 18, अर्थात ये क्या है, सम इलेक्ट्रॉनिक है। और सम इलेक्ट्रॉनिक के लिए हमने क्या पढ़ा है, साइज अर्थात आकार किसके व्युत्क्रम में होता है, इस तरीके से, अर्थात परमाणु क्रमांक के, जिसका परमाणु क्रमांक कम उसका साइज क्या होगा, अधिक। अब देखिए इसमें सबसे कम परमाणु क्रमांक किसका है, परमाणु क्रमांक इसमें 19, इसका 18 और इसका 16।
चूँकि इसका 16 है, किसका? सल्फर का, तो सल्फर का साइज़ क्या हो जाएगा? परमाणु क्रमांक कम, इसलिए इसका साइज़ हो जाएगा बड़ा। अब देखिए 16 के बाद किसका बारी? 18, इसके बाद आर्गन, और इसके बाद किसका आएगा? पोटेशियम का। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपने समझ लिया होगा। इसके बारे में आपको पहले भी तरीका बताया गया था कि कैसे करना है। अब देखिए तीसरा, ये सामान्य सा है, लिथियम सोडियम रुबिडियम। इसको कैसे करेंगे? सी, लिथियम सोडियम रुबिडियम। अब लिथियम का होता है 3, परमाणु क्रमांक इसका होता है 11, और लिथियम सोडियम रुबिडियम, रुबिडियम इसके नीचे में आता है, पोटेशियम के बाद रुबिडियम। तो ये सामान्य से है, ऐसा खड़ी है, तो सबसे बड़ा यही बनेगा रुबिडियम, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा। उसके बाद रहेगा सोडियम, और इसके बाद रहेगा लिथियम का। ये कैसे पता चला मुझे? ये देखिए 3 है, उसको 2 और 1 करूँगा, इसको 2 8 और 1 करूँगा। इसका जो रुबिडियम होता है, इसका परमाणु क्रमांक पोटेशियम से भी अधिक होता है, लगभग 38 या 37 के आसपास होता है, तो ये और भी बड़ा हो जाएगा। तो ऐसे ही पता चल रहा है कि इसका साइज अर्थात त्रिज्या क्या होगा? हमेशा बड़ा होगा। तो इस टाइप के में आपको दिक्कत नहीं जाएगा कभी। डी, इसमें क्या दिया है? नियान दिया, मैग्नीशियम दिया है, कैल्शियम दिया है, सोडियम दिया है। परमाणु क्रमांक इसका 11, इसका 20, इसका 12 और इसका 10। लिखूँ तो 2 और 8 लिखूँगा, इसको 2 8 और 2, इसको 2 8 8 और 2, इसको 2 8 1। देखिए इसमें ऐसे ही पता चल रहा है कि इसका साइज़ बड़ा है। देखिए इसमें कितना है? 2 8 8 2, इसलिए कैल्शियम का साइज़ क्या होगा? बड़ा। पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, तीसरा, चौथा, मतलब जो सेल हैं उनकी संख्या 4 है, इसलिए साइज़ बड़ा। अब इनमें देखिए दोनों में किसका साइज़ बड़ा होगा, इस तरीके में ये कैसे डिसाइड करेंगे? तो इस तरीके में यदि देखिए 1 2 3, 3 ऑर्बिट इसमें, 3 ऑर्बिट इसमें, तो इसमें अंतिम में जिनके इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रहेंगे उसका साइज़ हमेशा छोटा होगा, ये याद रखना है। तो देखिए इसमें 2 है और इसमें 1 है, इसलिए 1 वाला क्या होगा? बड़ा होगा, और जो 2 वाला है वो क्या हो जाएगा? उससे छोटा होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपने समझ लिया होगा कैसे इसको डिसाइड करना है। अंतिम में इलेक्ट्रॉन को देखना है, जिसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वो छोटा हो जाएगा, जिसके पास कम इलेक्ट्रॉन वो क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। इसलिए कैल्शियम के पीछे सोडियम, और सोडियम के पीछे क्या हो गया? मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम के पीछे आ जाएगा नियान। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपने अच्छे से समझ ली होंगी। नियान कब अधिक सबसे बड़ा होता है? जब 2 ऑर्बिट वाले और तत्व रहते तब। चूँकि इसका ऑर्बिट सिर्फ 2 है, बाकी में 3 4 है, इसलिए नियान सबसे पीछे आ रहा है। ठीक है, मतलब ऐसे ही 2 ऑर्बिट वाले, जैसे यहीं पे मैं फ्लोरीन का ले लेता, ऑक्सीजन का ले लेता, नाइट्रोजन का, तो सबसे अधिक नियान का होता, क्योंकि इसके लिए हम वान डेर वाल त्रिज्या काउंट करते हैं, इस वजह से। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपने समझ ली होंगी। सबसे अधिक इसका आएगा। नेक्स्ट है, इसमें देखिए ये आयन के फॉर्म में है, तो आयन के फॉर्म में जितना ज़्यादा धन आयन उतना आकार उसका छोटा, तो उस हिसाब से एल्युमिनियम का इसका आकार सबसे बड़ा, उससे छोटा ये, उससे छोटा ये, और सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा? ये। तो यहाँ पे हमको अधिक त्रिज्या पता करना है, तो अधिक त्रिज्या ये हो जाएगा। और बढ़ते क्रम में कैसा लिखेंगे? बढ़ते क्रम में हम लिखेंगे सबसे कम को पहले, इस तरीके से। तो सबसे कम कौन सा है इसका? ई वाला का सबसे कम ये एल्युमिनियम, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये। इसको किस आधार पे किया? आयन के आधार पे। ज़्यादा आयन, धन आयन, इसलिए ज़्यादा छोटा, कम इसलिए उससे थोड़ा बड़ा। बाकी इसको ये डायरेक्ट बन जाएगा नाइट्रोजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन फास्फोरस। देखिए इसका परमाणु क्रमांक 7, इसका 8 होता है, इसका होता है 15। 7 को 2 और 5 लिख सकते हैं, इसको 2 और 6 लिख सकते हैं, इसको 2 8 और 5। इसको देखने पे पता चल रहा है, देखिए कि इसका साइज बड़ा है, ये बड़ा। अब इसमें देखिए, इसमें 5 है, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए छोटा, ये बड़ा। तो सबसे बड़ा हो जाएगा ये, उससे छोटा कौन सा हो जाएगा? उससे छोटा हो जाएगा नाइट्रोजन, और सबसे छोटा हो जाएगा ऑक्सीजन। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपने समझ लिया होगा। अर्थात एक ही जैसे, जैसे इसमें सिर्फ 2 ऑर्बिट, इसमें भी 1 और ये 2 ऑर्बिट, एक जैसे ऑर्बिट होंगे तो उनकी अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन देखना है, जिसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन उसका आकार छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी चीज़ों को भी इसी तरीके से बनाइए। उम्मीद करता हूँ यहाँ से 2 3 और ये 4 चीज़ें आप अच्छे से कर लेंगे। ये आपके लिए होमवर्क है, ये चारों चीज़ें इसको नोट कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आयनन ऊर्जा अर्थात आयोनाइजेशन एंथैल्पी। थैंक यू।